दोस्तों, ज्यादातर लोग धरती के ठंडे इलाके के बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें बर्फ याद आती है। बर्फ में खेलना, स्नोमैन बनाना, आइस स्केटिंग करना और दूसरों पर स्नोबॉल फेंकने का आनंद लेना। पर आपने कभी ये सोचा है कि बादलों में बर्फ बनती कैसे है? बर्फबारी क्यों होती है? ये बस पहाड़ों पर ही क्यों गिरती है या फिर रेगिस्तान जैसे गर्म इलाकों में भी स्नोफॉल होता है? ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो क्या है इसके पीछे का साइंस? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट में। चलिए शुरू करते हैं आज का 10वां एपिसोड। दोस्तों, सर्दी के दिनों में आप अक्सर खबरों में पढ़ते, सुनते और देखते होंगे कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है या बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो आखिर ये बर्फ गिरती कैसे है? स्नो यानी बर्फ तब गिरती है जब बादलों में मौजूद वाष्प कण बहुत कम तापमान के कारण सीधे जम जाते हैं, यानी बिना लिक्विड स्टेज में आए, और फिर उसी अवस्था में हेक्सागोनल यानी षटकोणीय क्रिस्टल के रूप में फाये बनाते हुए धरती तक आ जाते हैं। और ये फाव के रूप में तभी धरती पर पहुंचेंगे जब बादलों से धरती तक आते हुए उन्हें हिमांक से कम टेम्परेचर मिले। हिमांक यानी किसी द्रव पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। जैसे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक बिंदु पर द्रव और ठोस दोनों अवस्थाएं संतुलन में होती है। मतलब इस बिंदु पर दोनों अवस्थाएं एक साथ मौजूद होती है और आसमान से गिरने वाले बर्फ के फाये बहुत हल्के होते हैं, जैसे रुई के फाव की तरह। तो अब जानते हैं कि बादलों में बर्फ आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि पानी 3 अवस्थाओं में मौजूद रह सकता है: ठोस, द्रव और गैस। गैस यानी वाष्प, द्रव यानी वो पानी जो हम आप देखते हैं, और ठोस यानी बर्फ। अब जरा बारिश होने की प्रक्रिया को याद कीजिए जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी। याद करें कि हमारे आसपास से लगातार पानी वाष्पीकृत होता रहता है। सूरज की गर्मी के कारण वाष्पीकरण की यह रफ्तार बढ़ती है और विभिन्न जगहों से द्रव के रूप में मौजूद पानी भाप बनकर गैस की अवस्था में बदल जाता है। तो ये वेपर यानी भाप हल्का होने के कारण वायुमंडल में ऊपर उठता जाता है। ऊपर जाकर ये पानी के महीन कण इकट्ठे होते हैं और बादलों का रूप लेते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आने लगती है। तापमान कम होने के कारण पानी की महीन बूंदें संगहीन होने लगती है, यानी गैस की अवस्था से द्रव में बदलने लगती है। फिर भारी होकर पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण ये बूंदों के रूप में गिरने लगती है और नीचे बारिश होने लगती है। यानी गैस से द्रव में बदली तो बारिश हुई। मगर कई बार तापमान में गिरावट के कारण बादलों में गैस की अवस्था में मौजूद पानी के ये कण द्रवित होने के बजाय सीधे ठोस अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। जब ऐसा होता है तो बर्फ का निर्माण होता है जो नीचे की ओर फाव के रूप में गिरना शुरू करती है। बर्फ के फाये दरअसल जमे हुए जल कणों से बनते हैं जो षटकोणीय क्रिस्टल के रूप में एक दूसरे से जुड़ना शुरू करते हैं। बर्फ के फाव का आकार कई तरह का हो सकता है, मगर अंदर से उनके जुड़ने का क्रम षटकोणीय ही रहता है। ये कण होते तो पारदर्शी है, मगर जब आपस में जुड़कर फाव का रूप लेते हैं तो सफेद दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब बर्फ पर रोशनी गिरती है तो यह सभी रंगों की किरणों में विभक्त होती है और फिर क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होती है। ये क्रिस्टल सभी रंगों की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी हमें बर्फ सफेद दिखाई देती है, मतलब सभी रंगों की। क्योंकि बर्फ के क्रिस्टल सभी रंगों की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें सफेद रंग दिखाई देता है। आपको पता होगा कि सभी रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है। दोस्तों, दुनिया में कई जगहों पर बर्फबारी होती है। कुछ पहाड़ों, ध्रुवीय क्षेत्रों, उत्तरी गोलार्ध के ऊपरी हिस्से, दक्षिणी गोलार्ध के पहाड़ी इलाकों और अटलांटिका में बर्फबारी देखने को मिलती है। मगर कई बार उन क्षेत्रों में भी बर्फबारी होती है जहां आमतौर पर इसका होना असामान्य है। इसके पीछे कई मौसमी कारण होते हैं। वैसे तो बर्फ लो प्रेशर एरिया, झीलों और समंदर के कारण पैदा होने वाले विशेष प्रभाव और मौसम को प्रभावित करने वाले एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डेंसिटी वाले हिस्सों के कारण भी पड़ती है। आपको बता दूं कि बर्फबारी का मुख्य कारण माउंटेन इफेक्ट ही है। माउंटेन इफेक्ट वो होता है जब हवा
हवा के दबाव के कारण एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा पर्वतों या ऊंची उठी जगह से टकराता है तो हवा ऊपर की ओर उठती है। जब हवा ऊपर उठती है तो नमी अलग हो जाती है और नीचे शुष्क और गर्म हवा रह जाती है। ऊपर की ओर उठी हवा का तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। इससे एडियाबैटिक कूलिंग होती है। नतीजा यह रहता है कि ऊपर कम तापमान के कारण बारिश या बर्फबारी के लिए आइडियल कंडीशन बन जाती है। वाष्पीकरण संघनित होने लगते हैं और वर्षण होने लगता है। वर्षण या अवक्षेपण एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है जो वायुमंडल जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि। इसी के चलते सामान्य तौर पर बारिश होगी और तापमान और गिर जाएगा तो वो बारिश सीधे गैस से ठोस में तब्दील होने से बर्फ का निर्माण होगा। दोस्तों, हिमालय पर्वत बारिश करने में अहम भूमिका निभाता है। उसका यही कारण है। इस माउंटेन इफेक्ट के कारण वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में बर्फ बनती है और वह नीचे आते आते कई बार पिघल जाती है और बारिश के रूप में गिरती है। सर्दियों में तापमान कम रहता है तो वायुमंडल में बर्फ बनने की और उसके ऊपर से नीचे तक आने और पिघलने से बचे रहने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसी कारण सर्दियों में हिमपात ज्यादा देखने को मिलता है। अब आपके मन में एक विचार और आ रहा होगा कि बर्फबारी सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में ही क्यों होती है, मैदानी क्षेत्र में क्यों नहीं होती। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है जब रेगिस्तान जैसे इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिलती है, जैसे कि सहारा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अपनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के लिए जाना जाता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अफ्रीकी देश अल्जीरिया के एनसेफ्रा इलाके में रेत के ऊपर बड़े पैमाने पर बर्फ देखने को मिलती है। बर्फ से ढका रेगिस्तान अद्भुत नजर आता है। हाल ही में 24 जनवरी 2023 को उत्तर पश्चिमी अल्जीरिया के बेचर प्रांत की चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई थी। इस कस्बे में पिछले 48 वर्षों में ऐसा 5 बार हुआ है जब रेगिस्तान के ऊपर बर्फ जमा हो गई थी। अल्जीरिया के एनसेफ्रा इलाके को सहारा रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह जगह समुद्र तल से 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों ओर पहाड़ स्थित है। सारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी इलाके में फैला हुआ है। हालांकि सारा रेगिस्तान अभी बहुत सूखा है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि आने वाले 15,000 वर्षों में यह एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा। सारा रेगिस्तान में बर्फबारी की घटनाएं दुर्लभ है। जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस की वजह से रेगिस्तानी क्षेत्र में इस तरह की असामान्य मौसम की घटनाएं बढ़ सकती है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए अटलांटिका की, तो अटलांटिका पर वर्षा का वितरण बहुत स्पष्ट है। तट के पास हर साल कई मीटर बर्फ गिरती है, लेकिन आंतरिक भाग में केवल कुछ सेंटीमीटर की वार्षिक बर्फबारी होती है। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर महाद्वीप का अधिकांश भाग रेगिस्तान बन जाता है। दुनिया भर में ग्लेशियर पृथ्वी के भूमि क्षेत्र के लगभग 10% हिस्से को कवर करते हैं और अटलांटिका इस कुल कवर का लगभग 85% हिस्सा है। मात्रा के हिसाब से अटलांटिका में दुनिया के ग्लेशियर की 90% बर्फ है। इतनी बर्फ की अगर यह पूरी तरह पिघल जाए तो दुनिया का समुद्र तल लगभग 60 मीटर बढ़ सकता है। यह इतना ठंडा है कि इसका अधिकांश भाग पिघलता नहीं है। अटलांटिका की बर्फ की चादर लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है तथा इसमें 30 मिलियन वर्ग किलोमीटर बर्फ है। अटलांटिका महाद्वीप को गर्व है कि यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। यह किसी भी महाद्वीप की तुलना में सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप ही है। अटलांटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। दोस्तों, अगर आप अटलांटिका महाद्वीप पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। मौसम विज्ञान एक बेहद मजेदार, रोमांचक मगर पेचीदा विषय है, मगर इसके बुनियादी नियम आसान है। अब आप समझ गए होंगे कि बर्फबारी कैसे होती है। जब कभी आप बर्फबारी देखेंगे तब आप यह जरूर सोचेंगे कि बादलों से लेकर धरती तक पहुंचने की इसकी यात्रा कैसी रही होगी। दोस्तों, जब सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है और वह सफेद चादर से ढके हुए पहाड़, शिमला, मनाली, चंबा का वो मनमोहक नजारा देखकर आपका किस जगह पर घूमने का मन करता है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने
को मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।